अभूतपूर्व परिमाण के भूकंप हमारे महानगरों को नष्ट कर देंगे। गगनचुंबी इमारतों के ठीक बीच में नए पहाड़ उठेंगे। तबाह पड़ोस के अवशेषों में एक मेगा ग्लेशियर द्वारा निगल लिया जाएगा। लेकिन मरा हुआ सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जल्द ही एक धूमकेतु आकाश में दिखाई देगा और सभ्यता के अवशेषों को लावा और राख में बदल देगा। हमारे ग्रह में विनाशकारी घटनाओं का चक्र है जो कभी कभी लाखों वर्षों तक चलता है और इसलिए उन्हें नोटिस करना बहुत मुश्किल होता है। इनमें से प्रत्येक चक्र मानव जाति को विलुप्त होने के कगार पर खड़ा कर सकता है, लेकिन यदि वे संयोग करते हैं तो हम निश्चित रूप से संकट में हैं। सबसे विनाशकारी स्थलीय चक्रों में से एक हमारे पैरों के नीचे सुप्त अवस्था में है, लेकिन यह केवल समय की बात है। 16वीं शताब्दी के अंत में एक फ्लेमिश मानचित्रकार अब्राहम ऑर्टेलियस ने पहली बार विश्व एटलस बनाया। जैसा कि उनके समकालीन मानते थे, उस समय का अंतिम यह माना जाता था कि पृथ्वी केवल कुछ हजार साल पुरानी थी और यह पूरी तरह से अपरिवर्तित थी और रहेगी। हालांकि एटलस के विवरण में ऑर्टेलियस ने उल्लेख किया कि महाद्वीपों के तट ऐसे दिखते थे जैसे भूकंप और बाढ़ से अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से दूर हो गए थे। जाहिर तौर पर उसने महान बाढ़ जैसी एक जबरदस्त बाइबल आपदा की कल्पना की थी, लेकिन वह यह अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि ऐसा ही कुछ फिर से हो सकता है। 300 से अधिक वर्षों के बाद एक जर्मन भूविज्ञानी अल्फ्रेड वेगेनर ने ऑर्टेलियस के विचार को महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत में बदल दिया। इस सिद्धांत में कहा गया है कि अतीत में दुनिया के सभी भूभाग एक साथ सुपरकॉन्टिनेंट पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन ने इसे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जो एक दूसरे से दूर चले गए। वेगेनर के अनुसार उस बहाव में वास्तव में ग्रह के सभी निवासियों के लिए भयानक तबाही के साथ था। लेकिन वेगेनर के सनसनीखेज सिद्धांत ने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में वही प्रक्रियाएं महाद्वीपों को फिर से पैंजिया प्रॉक्सिमा में एक साथ लाएंगी और फिर अफ्रीका का पश्चिमी तट अमेरिका के पूर्वी तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर बह जाएंगे। उग्र विवर्तनिक झटके से जिस स्थान पर आपने टाइम्स स्क्वायर में बैगल्स खरीदे थे, वह एक नई पर्वत श्रृंखला का स्थान बन जाएगा जो हिमालय से कमतर नहीं है। और वेगेनर की प्रारंभिक गणना के अनुसार यह विनाशकारी चक्र 2 मिलियन वर्षों में समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन भूवैज्ञानिक इस तथ्य से आगे बढ़े कि अब महाद्वीप 2.5 मीटर प्रति वर्ष की गति से आगे बढ़ रहे हैं और इसका मतलब होगा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी महाद्वीपीय शेल्फ की गति का सामना नहीं कर पाएगी और बस गिर जाएगी। इसके उद्घाटन के बाद शताब्दी। सौभाग्य से उपग्रह डेटा से पता चला है कि महाद्वीप वास्तव में 100 गुना धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, यानी प्रति वर्ष 2.5 सेंटीमीटर। इस दर पर महाद्वीप 200 मिलियन से अधिक वर्षों में जल्द ही पैंजिया प्रॉक्सिमा में फिर से जुड़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि पुराने सुपरकॉन्टिनेंट के अलग अलग महाद्वीपों में विघटन से लेकर एक नए सुपरकॉन्टिनेंट के निर्माण तक का कुल चक्र 400 से 450 मिलियन वर्षों तक चलता है। इसके अलावा यह चक्र पृथ्वी के घूर्णन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, जैसा कि वेगेनर का मानना था, बल्कि ग्रह के आंतों में गर्म तरल मैग्मा की संवहन धाराओं द्वारा नियंत्रित होता है। यह अविश्वसनीय प्राकृतिक बल पृथ्वी की पपड़ी में बड़े पैमाने पर लिथोस दरी हुई प्लेटों को उठाता है और एक साथ धकेलता है। हालांकि भूगर्भिक साक्ष्य इंगित करते हैं कि पहले सुपरकॉन्टिनेंट्स का चक्र 800 मिलियन से 1 बिलियन वर्षों तक पूरी तरह से भिन्न हो सकता था, लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि क्यों या क्या इसे इतना तेज कर सकता था। मानव इतिहास के पैमाने पर
गहरे विवर्तनिक बल कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में सतह से टूट जाते हैं, लेकिन वेसुवियस द्वारा पोम्पेई के विनाश जैसे विस्फोटक प्रलय आमतौर पर लाखों वर्षों के बाद भी दोबारा नहीं होते हैं। अन्य विनाशकारी आपदाओं के विपरीत जो सिर्फ अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 1906 में शक्तिशाली भूकंप ने सैन फ्रांसिस्को को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसमें 3000 लोग मारे गए। आधी सदी बाद भूकंप फिर आया, लेकिन शहर भाग्यशाली था कि भूकंप का केंद्र समुद्र में था। 30 साल बाद कैलिफोर्निया में फिर से आपदा आई। यह सिर्फ इतना है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट ग्रह पर सबसे कम भूकंप चक्रों में से एक है। कैलिफोर्निया में पैसिफिक प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट के विरुद्ध इतना दबाव डालती है कि पृथ्वी को हर 30 से 50 वर्षों में एक बार भारी दबाव से छुटकारा पाना पड़ता है। इन चक्रीय भूकंपों में नवीनतम 2004 में आया था। इसलिए कैलिफोर्निया वासियों को अगले 20 वर्षों में संभावित सर्वनाश प्रलय के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दुनिया भर के देशों में भूकंपीय गतिविधि के समान चक्र हैं, लेकिन हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रक्रियाओं की इतनी खराब समझ है कि हम अभी भी मजबूत झटके की सटीक भविष्यवाणी करने में असमर्थ हैं। खासकर जब से कभी कभी भूकंप अचानक आते हैं और किसी भी चक्र में फिट नहीं होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि सूर्य का विद्युत चुंबकीय प्रभाव कभी कभी इतना जबरदस्त हो सकता है कि ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी के आवरण को अंदर से चार्ज कर रहा है और आवेश के निकलने से अचानक भूकंप आते हैं। और यह केवल उसका एक हिस्सा है जो हमारे प्रकाशमान कर सकते हैं। सर्वनाश का सूर्य का अपना रहस्यमय चक्र है और हम अभी भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 1826 में शौकिया जर्मन खगोलशास्त्री हेनरिक श्वाब ने हर तरह से बुध और सूर्य के बीच पौराणिक ग्रह वाल्कैन को खोजने का फैसला किया। उसे उस क्षण को पकड़ना था जब आकाशीय पिंड सौर डिस्क के ठीक सामने खिसक जाएगा ताकि वह सनस्पॉट के साथ भ्रमित न हो। श्वाब ने लगभग हर दिन उन स्थानों का रेखाचित्र बनाना शुरू किया और वह 15 से अधिक वर्षों तक लगा रहा। उन्हें वल्कन ग्रह नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पाया कि सनस्पॉट की संख्या लगभग हर 10 साल में बढ़ती और घटती है। इस खोज ने स्विस खगोलशास्त्री रुडोल्फ वोल्फ को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि सौर गतिविधि में बदलाव का पृथ्वी पर जीवन के लिए वैश्विक परिणाम होना चाहिए। उन्मत्त दृढ़ता के साथ वोल्फ ने सदियों से सभी अवलोकन डेटा एकत्र किए और अनुमान लगाया कि सौर चक्र वास्तव में लगभग 11 वर्षों तक चलते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में न तो वुल्फ और न ही अन्य वैज्ञानिक धब्बे के सही महत्व को उजागर कर सके। इसलिए उन्होंने ठीक एक चक्र बाद में एक विनाशकारी घटना की उम्मीद नहीं की थी। 1 सितंबर 1859 की सुबह ब्रिटिश खगोलशास्त्री रिचर्ड कैरिंगटन ने हमेशा की तरह अपनी दूरबीन को सूर्य की ओर इंगित किया, लेकिन इस बार उनकी आंखों के सामने अब तक अनदेखे विशाल धब्बे दिखाई दिए और उनमें से प्रत्येक स्थान पृथ्वी से कई गुना बड़ा था। अचानक उन्होंने ज्वालामुखियों की तरह चमकीले प्लाज्मा का एक विशाल द्रव्यमान उगल दिया। यदि हमारा ग्रह निकट होता तो यह तुरंत भस्म हो जाता, लेकिन भारी दूरी के बावजूद उसी दिन शाम तक स्थलीय लोगों ने सूर्य से झटके की लहर महसूस की। नॉर्दर्न लाइट्स ने कनाडा से मैक्सिको की खाड़ी तक के आकाश को प्रकाशित किया। इस बारे में समाचार प्रसारित करने का प्रयास करते समय उस समय इंटरनेट के एक एनालॉग टेलीग्राफ ऑपरेटरों को बिजली के झटके लगे और यहाँ तक कि जल भी गए। वह भयानक सौर तूफान जिसने सचमुच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था, कैरिंगटन घटना कहलाती थी। और यह सिर्फ शुरुआत थी।
1921 में एक सौर तूफान ने दुनिया भर के फोन बंद कर दिए। 1972 में एक भूचुंबकीय तूफान ने वियतनाम के तट पर अमेरिकी नौसेना की खानों में विस्फोट कर दिया। 1989 में इसने कनाडा के क्यूबेक प्रांत को ब्लैक आउट कर दिया। 2012 में कैरिंगटन घटना वास्तव में दोहराई गई, लेकिन पृथ्वी ने अंतिम क्षण में चमत्कारिक रूप से प्लाज्मा इजेक्शन को चकमा दे दिया। अगली बार जब आवेशित कणों का तूफान अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, तो हमारे शहर तुरंत घोर अंधेरे में डूब जाएंगे, जबकि सारे विमान ऊपर से हमारे सिर पर गिरेंगे और हम उन खौफनाक तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम करने वाले सभी गैजेट जल जाएंगे और इंटरनेट का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मानवता सचमुच 19वीं शताब्दी में वापस फेंक दी जाएगी, और मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि यह होगा या नहीं, लेकिन यह कब होगा। वैज्ञानिकों ने पहले ही महसूस कर लिया है कि 11 साल के चक्रों के अलावा सौर न्यूनतम और अधिकतम के सदियों लंबे चक्र है, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि उन्हें क्या नियंत्रित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सौर सर्वनाश चार्ट पर कहाँ हैं। लेकिन वे केवल सिद्धांत हैं, और व्यवहार में हम सूर्य के आंतरिक तंत्र के बारे में बहुत कम जानते हैं। अंतरिक्ष बलों का उल्लेख नहीं करना जो इसे बाहर से प्रभावित करते हैं। अब हम केवल इतना जानते हैं कि 25वां सौर चक्र 2019 में शुरू हुआ था। यह पूरी तरह से संभव है कि नई कैरिंगटन घटना 2030 के आसपास होगी, या शायद हमें 2060 तक इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अगले 150 वर्षों में सर्वनाश सौर भड़कना लगभग निश्चित रूप से होगा। यह कितना भी विरोधाभासी क्यों न हो, सूर्य न केवल हमारी सभ्यता को भून सकता है, बल्कि इसके विपरीत भी कर सकता है। आखिरकार सूर्य पृथ्वी को अपने चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि एक पूर्ण चक्र में और न ही एक स्थिर गति से। पृथ्वी की कक्षा प्रत्येक 1 लाख वर्षों में लगभग एक बार थोड़ी बढ़ जाती है और सिकुड़ जाती है। वह विलक्षणता चक्र है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव का कोण भी 41,000 साल के चक्र के साथ पारस्परिक रूप से दोलन करता है। अंत में एक्सिस में ही प्रीसेशन चक्र होता है और हर 23,000 वर्षों में एक चक्र का पता लगाता है। और जब ये सभी चक्र एक निश्चित तरीके से मेल खाते हैं, तो सूरज की रोशनी की एक असामान्य रूप से छोटी मात्रा पृथ्वी पर पहुंचती है, जिससे हिमयुग शुरू होता है। जरा कल्पना कीजिए कि एक विशाल हिमनद शिकागो या लंदन जैसे शहर को निगल जाएगा और कुछ हजार वर्षों के लिए इसे निर्जीव आर्कटिक रेगिस्तान में बदल देगा। लाखों लोग जमकर मर जाएंगे और बचे लोगों को दक्षिण की ओर खाली करना होगा। सूर्य के कारण होने वाला बर्फ का सर्वनाश हर 41,000 वर्षों में होता है। इस चक्र की खोज 100 साल पहले सर्बियाई भूभौतिकीविद मिलुटिन मिलनकोविक ने की थी और इसलिए उनका नाम रखा गया है। हालांकि भूवैज्ञानिकों के निष्कर्षों के आधार पर हिमयुग कभी-कभी लंबी अवधि में फैले होते हैं और सामान्य मिलनकोविक चक्र 1 लाख वर्षों तक बढ़ा दिया जाता है। और वैज्ञानिक अभी भी यह पता नहीं लगा सकते हैं कि वास्तव में इस असंगति का कारण क्या है। वर्तमान कार्यक्रम के आधार पर अगला वैश्विक हिमनदी 10,000 वर्षों में पृथ्वी से टकराएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले कुछ शताब्दियों में मानवता ने वातावरण में उत्सर्जित सभी ग्रीनहाउस गैसों के कारण बर्फ के सर्वनाश में देरी की है। लेकिन क्या यह संभव है कि 10,000 वर्षों में हिमयुग के बजाय हम मानव निर्मित परमाणु सर्दी का सामना करेंगे? 1 साल पहले मेरे एक वीडियो में मैंने मानव इतिहास में एक नए चरण की भविष्यवाणी की थी, और भले ही आप टिप्पणियों में उस पर संदेह कर रहे थे,
अभी मेरी भविष्यवाणी सच हो रही है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मुख्य खोजें जो कभी कभी पूरी तरह से अप्रत्याशित कारक घटनाओं के चक्रीय पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करती है, और करीब से निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे भी अपनी विनाशकारी घड़ी के अधीन है। पृथ्वी पर जीवन के छिपे हुए पैटर्न हैं, जिन्हें खोजना और समझना हमारे लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 18वीं शताब्दी के अंत में जॉर्ज क्यूवियर नाम के एक फ्रांसीसी प्रकृतिवादी ने कहा कि यूरोप में उन्हें जो हाथी की हड्डियां मिली थी वे वास्तव में विलुप्त मैमथ की थी। उस समय यह एक सनसनी बन गई क्योंकि वैज्ञानिक आश्वस्त थे कि पृथ्वी पर एक भी जैविक प्रजाति गायब नहीं हुई थी। कुछ नई प्रजातियों के प्रकट होने की तो बात ही छोड़ दें। अविश्वसनीय बात यह है कि क्यूवियर ने दावा किया कि मैमथ किसी भयानक आपदा से नष्ट हो गए। उनके विचार में पृथ्वी हर कुछ हजार वर्षों में एक बार भयंकर बाढ़ के साथ सुपर तूफानों से घिरी हुई थी, जिससे ग्रह पर सभी जीवन का नवीनीकरण हुआ। अन्य विद्वानों ने क्यूवियर के विपत्तिवाद के सिद्धांत की निंदा की और ब्रिटिश प्रोफेसर चार्ल्स डार्विन का मजाक उड़ाया, जो संशयवादियों में से थे, लेकिन वह केवल आंशिक रूप से क्यूवियर से असहमत थे। उनकी राय में पृथ्वी पर प्रजातियों ने वास्तव में एक दूसरे को बदल दिया, लेकिन प्राकृतिक विकास के परिणामस्वरूप तबाही नहीं। डार्विन के सिद्धांत की अंततः पुष्टि हुई और अब हम जानते हैं कि एक प्रजाति का औसत जीवन काल 5 से 10 मिलियन वर्ष तक भिन्न होता है। मैमथ्स ने 5 मिलियन साल पहले पृथ्वी के सबसे उत्तरी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने इतना प्रजनन किया कि वे प्रमुख प्रजातियों में से एक बन गए, लेकिन लगभग 200,000 साल पहले इन दिग्गजों ने एक नई आक्रामक शिकारी प्रजाति को रास्ता देना शुरू किया। वे शिकारी नेंडरथल थे, लेकिन 40,000 साल पहले उन्हें आधुनिक इतिहास की शायद सबसे सफल प्रजातियों द्वारा भी बाहर कर दिया गया था। सबसे पहले उन्होंने नेंडरथल को खत्म किया और 5,000 साल पहले उन्होंने सभी मैमथ को मिटा दिया, और वे निश्चित रूप से स्मार्ट और साहसी होमो सेपियंस थे। आज हम जानते हैं कि आधुनिक मनुष्यों के पहले पूर्वज लगभग 20 लाख साल पहले प्रकट हुए थे, और चूंकि हमारे पास कोई उचित प्रतिस्पर्धी नहीं है, इसलिए हमारी प्रजातियों के पास कम से कम आधा जीवन बचा है। और यह देखते हुए कि हमने लगभग पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है और विकासवादी दृष्टिकोण से सबसे खतरनाक शिकारियों को विलुप्त होने के लिए प्रेरित किया है, होमो सेपियंस लगभग शाश्वत प्रजाति बन सकते हैं। और शायद ऐसा ही होता अगर जॉर्ज क्यूवियर अपने आपदावाद के साथ सही साबित होते। 2021 में अमेरिकी वैज्ञानिकों के एक समूह ने जियोसाइंस फ्रंटियर्स जर्नल में एक अविश्वसनीय खोज प्रकाशित की। जैसा कि यह पता चला है, हाल के युगों में पृथ्वी पर सभी वैश्विक विलुप्त होने के 27 और 1.5 मिलियन वर्षों के पूर्व अज्ञात चक्र के अधीन हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी की एक नाड़ी है और प्रत्येक धड़कन के साथ कई प्रजातियां एक ही बार में इसके चेहरे से गायब हो जाती हैं, और सभी आपदाएं हर बार पूरी तरह से अलग होती हैं। क्यूवियर द्वारा उल्लिखित समुद्र के स्तर में परिवर्तन के कारण एक नाड़ी की धड़कन बाढ़ से मेल खाती है। एक और हिमस्खलन का कारण बनता है, जो थर्मोफिलिक प्रजातियों को मौत के लिए फ्रीज कर देता है। तीसरा एक सुपर ज्वालामुखी विस्फोट की ओर जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 70,000 साल पहले तोबा सुपर ज्वालामुखी के एक शक्तिशाली विस्फोट ने मानवता को विलुप्त होने के कगार पर धकेल दिया था। सिद्धांतों में से एक के अनुसार हमारे सभी पूर्वजों में से वस्तुतः कुछ हजार लोग बच गए, और वह भयानक विनाशकारी घटना पृथ्वी की रहस्यमय नाड़ी का हिस्सा भी नहीं थी,
जो कि और भी अधिक विनाशकारी है। अब हमारे पास अगली पल्स बीट से पहले 20 मिलियन वर्ष हैं। ऐसा लगता है कि तैयार होने के लिए बहुत समय है, लेकिन अगर हम यह पता नहीं लगाते हैं कि पृथ्वी की नब्ज के पीछे कौन सी रहस्यमय शक्ति है, तो हम अपना समय बर्बाद कर देंगे। अब वैज्ञानिक यह निर्धारित करने की कोशिश में नुकसान में हैं कि किस तंत्र से बाढ़, हिमस्खलन, भूकंप और अन्य चक्रीय आपदाएं हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि हमें महाद्वीपीय बहाव, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन और यहाँ तक कि सूर्य की अनियमितताओं की तुलना में अधिक वैश्विक कुछ देखने की जरूरत है। और प्रसिद्ध सामूहिक विलुप्ति चार्ट में एक ऐसी घटना है जो बाकियों से अलग है और अंत में हमें एक समाधान की ओर ले जा सकती है। मुझे लगता है कि आप पहले से ही अनुमान लगा चुके हैं कि डायनासोर का सफाया करने वाला क्षुद्रग्रह प्रभाव पृथ्वी की नाड़ी की धड़कनों में से एक से मेल खाता है। लेकिन यह कैसे संभव है? आखिरकार हमारा ग्रह खुद पर क्षुद्रग्रहों से बमबारी नहीं कर सकता है। इस तरह की अंतरिक्ष आपदाएं सिद्धांत रूप में यादृच्छिक होनी चाहिए और किसी भी चक्र के अधीन नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे अविश्वसनीय रूप से विशाल और जटिल ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं लगता। सबसे रहस्यमय विनाशकारी चक्र जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक बड़े पैमाने पर है। 70 के दशक के उत्तरार्ध से जब भूवैज्ञानिक वाल्टर और लुइस अल्वारेज ने मैक्सिको की खाड़ी में एक विशाल क्षुद्रग्रह के प्रभाव के परिणामस्वरूप पृथ्वी पर बने चिक्सोलूब क्रेटर की खोज की, तो सैकड़ों वैज्ञानिक इस सवाल पर उलझे रहे हैं, पृथ्वी कब एक और सर्वनाश के अधीन होगी बमबारी। हत्यारे क्षुद्रग्रहों के चक्र का अनावरण करने के लिए हमें पिछले सभी प्रभावों की तिथियां निर्धारित करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ हजार वर्षों के बाद भी इस तरह की तबाही का सबूत ढूंढना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो सकता है, भले ही इसे लोगों ने देखा हो। जॉर्डन में ताल एल हमाम का प्राचीन शहर 1650 ईसा पूर्व के आसपास अचानक वीरान हो गया। पुरातत्वविदों ने विभिन्न सिद्धांतों को विकसित किया है और केवल हाल ही में उन्होंने पिघले हुए पत्थरों, जले हुए घरेलू सामान और 1.5 मीटर की राख की परत की खोज की है। और चूंकि आसपास कोई ज्वालामुखी नहीं है, एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण छोटा कमोडोर क्षुद्रग्रह है जिसने तुरंत सभी निवासियों और उनके आवासों को भस्म कर दिया। इसके अलावा यह वस्तु जमीन पर नहीं गिरी, यह पृथ्वी की सतह के ऊपर फटा, कोई गड्ढा नहीं छोड़ा। 2013 में चेल्याबिंस्क उल्का की तरह इस वस्तु का सबसे अधिक दिखाई देने वाला निशान नरक की आग में सदोम और अमोरा के विनाश की बाइबल कहानी में दर्ज है। लेकिन वास्तव में एक बड़ा क्षुद्रग्रह जो पूरी मानवता को नष्ट कर सकता है, निश्चित रूप से एक गड्ढा छोड़ देगा, है ना? काश कटाव और पृथ्वी पर अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाएं भी शक्तिशाली प्रभावों के निशान को पूरी तरह से कवर कर सकती हैं। दशकों के शोध के बाद वैज्ञानिक आत्मविश्वास से पिछले 2 अरब वर्षों में केवल 1 दर्जन बड़ी अंतरिक्ष आपदाओं का नाम दे सकते हैं। यह एक चक्र की तरह नहीं दिखता है, इसलिए खगोलविद आज जो सबसे अच्छा अनुमान लगा सकते हैं वह हर 4 या 40 मिलियन वर्षों में एक अपोकैल्पिक प्रभाव है। अर्थात व्यवहार में अगले की भविष्यवाणी करना असंभव है। और यही कारण है कि नासा ने सभी संभावित खतरनाक निकट पृथ्वी क्षुद्रग्रहों का पता लगाने के लिए 20 साल और भारी संसाधन खर्च किए। आज तक वैज्ञानिकों ने सूर्य और क्षुद्रग्रह बेल्ट के बीच सभी संभावित खतरनाक वस्तुओं का 90% से अधिक पाया है। और इस डेटा के अनुसार हम सहस्राब्दी नहीं तो कम से कम 1 और शताब्दी के लिए सुरक्षित हैं। लेकिन हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे।
नासा द्वारा खोजी गई सभी वस्तुएं अंतरिक्ष हत्यारों के विशाल महासागर में एक बूंद मात्र हैं। यह सूर्य से 2 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ऊट बादल है। यह धूमकेतुओं का एक विशाल बुलबुला है जो लगभग हमारे लिए अदृश्य है। और एक हालिया खोज एक रहस्यमय चक्र की ओर इशारा करती है जो इन हत्यारों को पृथ्वी की ओर भेजता रहता है। अगस्त 2022 में ऑस्ट्रेलिया में कर्टिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अपने देश और उत्तरी अमेरिका में प्राचीन टेक्टोनिक प्लेटों का अध्ययन किया और उनके बीच भारी दूरी के बावजूद शोधकर्ताओं ने एक ही पैटर्न देखा। क्रिस्टलीय निक्षेपों की प्रकृति को देखते हुए लगभग 3.5 अरब साल पहले एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी से टकराया था। प्रभाव इतना मजबूत था कि यह पृथ्वी की पपड़ी के माध्यम से मेंटल में घुस गया, जिससे समुद्र के अधिकांश ग्रह पिघले हुए लावा की दुनिया में बदल गए। वैज्ञानिकों ने गणना की कि हत्यारे धूमकेतु की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंचनी थी, जो डायनासोर को मारने वाले क्षुद्रग्रह की गति से 3 गुना तेज है। इन वस्तुओं के बीच का अंतर एक क्रॉप डस्टर और एक जेटलाइनर के बीच का अंतर है। इतनी जबरदस्त गति स्पष्ट प्रमाण है कि धूमकेतु आंतरिक सौर मंडल से नहीं बल्कि ऊट से आया है। बादल। लेकिन अजीब बात यह है कि यह भयानक वैश्विक तबाही अद्वितीय से बहुत दूर थी। सभी उपलब्ध भूगर्भीय खिलाड़ियों का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि इसी तरह के लावा सर्वनाश दुर्लभ अपवादों के साथ लगभग 170 से 200 मिलियन वर्षों के अंतराल पर हुए, लेकिन लंबे समय तक नहीं। चक्र जो हत्यारे धूमकेतुओं को पृथ्वी पर भेजेगा हमारे सौर मंडल में नियमित रूप से मौजूद है। हालांकि यह उससे बहुत आगे है और यह कल्पना नहीं है। अभी सौर मंडल सभी ग्रहों और धूमकेतुओं के साथ मिल्की के माध्यम से दौड़ रहा है। आकाशगंगा 240 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है और इसके केंद्र के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर लगाने में हमें लगभग 225 मिलियन वर्ष लगते हैं। हजारों प्रकाश वर्ष दूर इस सुपरमैसिव ब्लैक होल के साथ पहली नजर में यह वह संख्या नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। लेकिन हमारी आकाशगंगा में सिर्फ अलग अलग तारे नहीं हैं। इसकी बड़ी सर्पिल भुजाएं तारे और गैस धूल के गुच्छों से भरी हुई है। केंद्र के चारों ओर थोड़ी या धीरे धीरे घूमती है और वे ठीक 200 मिलियन वर्षों में एक चक्कर लगाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बार जब सौर मंडल बढ़े हुए गांगेय घनत्व के ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है तो बाहरी गुरुत्वाकर्षण संबंधी गड़बड़ी कुछ धूमकेतुओं को ऊट बादल में उनके स्थिर स्थान से दस्तक देती है या उन्हें बड़ी गति से पृथ्वी की ओर विक्षेपित करती है। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि उन शक्तिशाली टक्करों ने पृथ्वी के इतिहास में कई सुपरकॉन्टिनेंट्स को अलग कर दिया होगा और उनके चक्रों को तेज कर दिया होगा। इस तरह के प्रलय बदले में लंबे हिम युगों के साथ कठोर जलवायु परिवर्तन का कारण बने, अचानक बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का उल्लेख नहीं। इसके अलावा आकाशगंगा के सघन क्षेत्रों से गुजरते समय सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र गंभीर अधिभार का अनुभव कर सकता है और परिणामस्वरूप प्लाज्मा उत्सर्जन अधिक बार हो सकता है। इसलिए हमें लगता है कि आखिरकार हमें पृथ्वी के विनाशकारी चक्रों में लापता कड़ी मिल गई है। ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिकों का सुझाव है कि आखिरी बार हम 66 मिलियन साल पहले गैलेक्टिक आर्म से गुजरे थे। क्या इसका मतलब यह है कि अगले हत्यारे धूमकेतु के साथ हमारी मुठभेड़ तक हमारे पास 130 मिलियन से अधिक वर्ष है? दुर्भाग्य से शैतान धूमकेतु के चक्र के उन अपवादों में है। कभी कभी प्रभाव अवधि के दौरान होते हैं जब सौर प्रणाली को खतरनाक घने क्षेत्रों से दूर माना जाता था।
मैं आपको मिल्की वे के कई लुभावने और विस्तृत एनिमेशन दिखा सकता हूँ, लेकिन वास्तव में खगोलविद निश्चित रूप से निश्चित नहीं है कि इसकी कितनी भुजाएं हैं या उनकी व्यवस्था कैसे की गई है। हम गैलेक्सी के उस आधे हिस्से को नहीं देख सकते हैं जो इसके चमकीले कोर के पीछे पड़ा है। इसके अलावा उन गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ी से इंटरस्टेलर डार्क मैटर क्लस्टर भी बन सकते हैं जो हमारे लिए पूरी तरह से अदृश्य हैं। तो कौन जानता है, हो सकता है कि अभी एक हत्यारा धूमकेतु ऊंट बादल से हमारी ओर आ रहा हो, और अगर यह सच है तो हमें कम से कम इसे पृथ्वी से दूर हटाने और सबसे वैश्विक और घातक ब्रह्मांडीय चक्र को तोड़ने के लिए पूरे विश्व के परमाणु शस्त्रागार की आवश्यकता होगी। लेकिन यह तभी होगा जब मानवता इसे नियंत्रित करने वाले विनाशकारी चक्रों से निपटने में कामयाब होगी। 1 साल पहले पोस्ट किए गए उस वीडियो में मैंने आपको ऑस्ट्रियाई समाजशास्त्री अर्नो टॉश के बारे में बताया था, जिन्होंने 2007 में एक आश्चर्यजनक वैज्ञानिक पेपर प्रकाशित किया था। उन्होंने देखा कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर आज तक के सभी प्रमुख सशस्त्र संघर्ष विश्व अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव में फिट होते हैं। जैसे कि 1 सदी पहले महामंदी यह धारणा देता है कि राष्ट्रों की अपनी आंतरिक घड़ियां होती है जो उन्हें हर समय युद्ध शुरू करने का संकेत देती है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि टॉश के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चक्र में लंबे समय तक गिरावट आई थी जो केवल एक नए शिखर तक ले जा सकती थी, और इस बार यह कुछ ही महीनों में बहुत प्रमुख हो जाना चाहिए। मेरे इस विचार को अपने वीडियो में व्यक्त करने के बाद रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल तीसरे विश्व युद्ध का प्रस्ताव हो सकता है। अब क्या आप उन गुप्त चक्रों में विश्वास करते हैं जो पृथ्वी पर प्रलय के लिए जिम्मेदार हैं? और अगर हम मानव निर्मित परमाणु सर्दी से बचने का प्रबंधन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बाकी विनाशकारी मेनू से कौन सा दुर्भाग्य है कि हम पीछे हटने में सक्षम होंगे, और कौन निस्संदेह एक नए वैश्विक विलुप्त होने का कारण बनेगा?